बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सरफराज बुगटी साहब की जानिब से आज कहा गया है कि बलूचिस्तान में कोई सियासी मसला नहीं है, आइन के अंदर रहकर किसी से भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। जबकि चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से कहा गया है कि कौमी मफाद में तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि पार्टी की सीनियर क़यादत ने मुस्लिम लीग नून से ना कोई मुज़ाकरात किए हैं और ना ही कोई ख्वाहिश है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज जिस तरह चेयरमैन सेनेट साहब की जानिब से कहा गया है कि कौमी मफाद में तमाम सियासी जमातों से बाशमूल PTI से मुज़ाकरात होनी चाहिए, मुल्क की सियासत में एक बार फिर मुज़ाकरात की गूंज है। इरेलेवेंट, कोई नॉन इशू है, कोई ना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनकी बातचीत अभी होगी, और बातचीत होगी तो किन शराइत पे होगी, तो मेरे ख्याल से टाइम का जो है वो ज़्यादा है। देखते हैं कि आगे मामलात और किस तरफ जाते हैं और क्या होता है आने वाले, और क्या मुज़ाकरात करेंगे तो क्या, किसके पास कितनी अथॉरिटी है मुज़ाकरात करने की, और क्या मुज़ाकरात के नतीजे में क्या होगा। मतलब मुल्क के जो इश्यूज़ हैं वो तो है सिक्योरिटी और इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट और फाइनेंस, वही जो इकॉनमी की बात है। तो मुज़ाकरात करेंगे, सीटें देंगे, सीटें नहीं देंगे, कुछ करेंगे, इससे कोई ये मेरे नहीं ख्याल के कोई इस वक्त इशूज़ हैं रियासत के, और ख़ास तौर पे जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हुई है उसके बाद से हमारी बलूचिस्तान की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो सामने उसका आना ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे सिर्फ एक दो बातें यहाँ पे करूँ कि पहली बात तो ये है कि आज सैयद अली गिलानी साहब की बरसी तीसरी, आज से 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से उसके बनने से पहले भी उन्होंने तवील अरसे एक जदोजहद की कश्मीर के लिए, और 3 साल पहले उनका कोई 11 साल से ज़्यादा वो नज़रबंद रहे, और वो जो हैं वो 3 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। तो ये आज उनकी तीसरी बरसी, और उस पर अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये जो तारीख़ है ना, ये बड़ी तेज़ी के साथ, यानी तारीख़ से मुराद मेरी हिस्ट्री है, डेट नहीं, ये बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती है, हो रही है और होने जा रही है आने वाले दिनों में, और अब भी हो रही है। और ये जो वक्त है ना, जो हम यहाँ पे बिल्कुल ला हासिल बहस में ज़ाया कर रहे हैं, इस वक्त ला हासिल बहस है जिस वक्त हमारे यहाँ हो रही है, ये अटर नॉनसेंस किस्म की जो बातें हो रही हैं, ये इश्यूज़ नहीं हैं। इश्यूज़ हैं हमारी इकॉनमी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी क्राइसिस या चैलेंजेस, और सोशल अनरेस्ट, ये इश्यूज़ हैं। और साथ ही फॉरेन पॉलिसी लॉन्ग टर्म फॉर जो आज फाइनल होंगी चीज़ें, जो आज जिनके खदोखाल भी बनेंगे, जो भी स्ट्रेटजी बनेगी, वो फिर अगले कई सालों तक या कई दिहाइयों तक वो जो है वो इस पूरे ख़त्ते में, इस पूरी दुनिया में रहने वाले लोग जो हैं उनके साथ चलेगी वो। इसलिए ये जो वक्त है, ये मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो बचकाना किस्म की गुफ्तगू हमारे यहाँ हो रही है, उससे ज़रा अपने आप को दूर रखने का है। देखें, मैं शुरू करता हूँ ये ज़रा रशिया से। उसकी वजह यह है कि ये जो सारा ख़ित्ता है ना, तो इसको आप सोवियत यूनियन का टूटना और फिर सर जंग, और अच्छा ये जो अब यानी वो ये जो पोक्रोस का इलाका है, जो शहर है, उससे बस एक खंदक ही दूर, एक ट्रेंच दूर अगर हम वो देखें जहाँ पे रशियन फ़ौज आगे बढ़ रही है यूक्रेन के, तो ये जो डोनबास ओब्लास्ट हैं, ये ओब्लास्ट कहते हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके हैं। तो वो 1721 से, वो जब ज़ारे रूस, उस वक्त से वो जो उस वक्त ये था कि जो पेरिफ्रीज में सल्तनत रूस के जो पेरिफ्रीज के इलाके होते थे, जहाँ पे फौजी छावनियाँ होती थी, जैसे हमारे यहाँ कंटोनमेंट्स के लफ्ज़ इस्तेमाल हो, तो वो जो
पेरिफरीज थी जहाँ फौज हुआ करती थी, उनको ओब्लास्ट, एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव लफ्ज़ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ये लफ्ज़ फिर कंटिन्यू कर गया। ये सोवियत यूनियन, इनकलाब रूस जब आया है तो उसके बाद भी ये कंटिन्यू कर गया, सोवियत यूनियन में भी मुख्तलिफ, और फिर जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद भी अब ये ओब्लास्ट का लफ्ज़ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली, इसमें फिर उसमें जो उनकी सकाफ़त है वो भी है, कहीं पर जो है वो उनकी कौमियत और बाकी जो चीज़, तो उस हवाले से ये लफ्ज़ आता है हमारे सामने ओब्लास्ट का। और 46 ओब्लास्ट जो हैं वो हैं रशिया में 1991 के बाद से। रिपब्लिक्स अलग हैं, वो अलग तकसीम, ये ओब्लास्ट का लेकिन लफ्ज़ आता है ना दोनबास के हवाले से। तो ये चूँकि दोनबास के इलाके में जो है ये उस, अच्छा अब ये दोनबास का जो ओब्लास्ट है, अगर हम रशिया को देखें तो दोनबास का जो ओब्लास्ट है, यानी उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव इलाका है दोनबास का, जो ये जो पिंक हमें नीचे नज़र आ रहा है, ये दोनबास है। अब ये जो दोनबास है ये यूक्रेन, ठीक है, ये यूक्रेन के पास था, और ये वो इलाका है जो सारा रशिया के पास चला गया। अच्छा, सारे से मुराद ये है कि इसका सिर्फ एक इलाका ये रह गया येलो, जो कि अगर यहाँ पे हम रुक के रखें मैप को तो हमें एक इलाका नज़र आएगा जो कि पोक्रोसॉफ का इलाका है। यहाँ से 100 नहीं 8 या 10 किलोमीटर दूर एक खंदक है दरमियान में बस, और उसके बाद ये जो शहर है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पूरा स्ट्रेटेजिकली यहाँ से जो है ये मामलात जो हैं वो रेलवे भी है और मादनियात भी हैं, और ये सारा जो है यहाँ से तय होता है। अच्छा, अब ये जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ये पूरा सिलसिला कि अगर यहाँ पे हम देखें ना तो यहाँ पर 2 इंडिपेंडेंट रियासतें, यानी लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये दोनबास के इलाके में ही 2, यानी एक तो दोनबास रीजन है पूरा, उसके बाद 2 उसमें इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स को रशिया रिकग्नाइज कर चुका है। ये वो हैं जो 2014 के बाद रशिया ने काबू किया था इलाका, और फिर 2 वहाँ पे मुल्क रशिया ने उनको एज अ मुल्क रिपब्लिक्स रिकग्नाइज कर लिया हुआ है। बाकी जो इलाका है वो ये है जहाँ पे अब फौज बढ़ रही है, और यहाँ से गालिबन अगर हम ये देखें, ये जो है ना एक तारीख बड़ी, वो कहते हैं तारीख पे तारीख, मतलब ये दूसरी तारीख है हिस्ट्री वाली, ये है 22 फरवरी 1946। एक बड़े ज़बरदस्त सफारतकार थे जो मॉस्को में तैनात थे उस वक्त, और उन्होंने जो है वो एक टेलीग्राम भेजा था उस वक्त 22 फरवरी 1946 को मॉस्को से। दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई थी, और दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म होने के बाद ये हुआ था कि जर्मनी हार गया था। तो जर्मनी जब हारा था तो हारे हुए जर्मनी के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जर्मनी में आज इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन में वो पार्टियाँ जीत रही जो प्रो मशरिकी जर्मनी, प्रो रशिया। जर्मनी हार गया, हिटलर जो है उसको शिकस्त हुई, और शिकस्त के नतीजे में ये हुआ कि जो जर्मनी है उसके 4 हिस्से हो गए। जो लोग 4 मुल्क जो जीते थे उन्होंने जर्मनी के 4 टोटे कर दिए, और 4 टोटे करके आपस में बांट लिए, और वो इस तरह से हुए। अगर हम 14th स्लाइड देखें तो 14th स्लाइड में ये 4 तकसीम हो गए। जब हार गया जर्मनी तो उसके टुकड़ा कर दिया, तकसीम कर दिया 4 हिस्सों में, और एक चला गया जनाब बरतानिया के पास, एक इलाका चला गया अमेरिका के पास, एक चला गया फ्रांस के पास, एक चला गया यूएसएसआर के पास, सोवियत यूनियन के पास। 4 इलाकों में तकसीम हो गई। अच्छा, ये अब 45 में जो जंग खत्म हुई है, 46 में उन्होंने, जॉर्ज कैनन ने एक मरासला भेजा जो कि तारीख में कहलाता है द लॉन्ग टेलीग्राम।
ठीक है, 8,000 अल्फाज पे मुश्तमिल। ये मॉस्को में था। मॉस्को उस वक्त ये जीते हैं। मॉस्को अमेरिका ये अलाइज हैं, अमेरिका, मॉस्को, फ्रांस, बरतानिया, 4 अलाइज हैं जिन्होंने हिटलर को शिकस्त दी है। और शिकस्त देने के बाद उन्होंने जर्मनी को 4 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो उसने जो है वो फिर द लॉन्ग टेलीग्राम भेजा, और लॉन्ग टेलीग्राम के अंदर उसने वो खद-ओ-खाल वाज़ेह किए कि ये सोवियत यूनियन जो है ये आगे मसाइल पैदा करने जा रहा है। हम अलाइज नहीं हैं, यानी हम जो मगरबी दुनिया है वो और जो बाकी मुल्क हैं वो सोवियत यूनियन अलाइज नहीं है, आगे जाके फड्डा पड़ना है हमारा। द लॉन्ग टेलीग्राम, बात किसी ने नहीं सुनी होगी गालिबन उनकी। उसके बाद फिर उन्होंने उस वक्त के द फॉरेन अफेयर्स, ये स्लाइड हम दिखाएं तो जुलाई के द फॉरेन अफेयर्स में उनका फिर उन्होंने फिर एक आर्टिकल जो है वो तहरीर किया, और उसमें जो नाम लिखा, जो नाम है उनका वो है एक्स। वो एक्स के नाम से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द सोर्सेज ऑफ द सोवियत कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अच्छा, और उसमें जो है उन्होंने ये बात कही कि भाई ये आगे कंटेनमेंट की पॉलिसी, कंटेन करना पड़ेगा हमें, सोवियत यूनियन को कंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो कंटेन, इसमें अगर आप देखें ना, इसमें फॉरेन अफेयर्स में, तो इसमें जो 3rd आर्टिकल है वो एक्स है। देख रहे हैं, यहां रोकें जरा, द सोर्सेज ऑफ द सोवियत कॉन्फ्लिक्ट, ये लिखा है एक्स ने, मिस्टर एक्स ने, जुलाई 1947। देख रहे हैं, एक्स के नाम से लिखा हो। ये एक्स जो है जॉर्ज कैनन है। जॉर्ज कैनन जो हैं वो, उन्होंने फिर ये आर्टिकल लिखा, उसमें फॉरेन अफेयर्स में भेजा, छप गया पूरा आर्टिकल, और उसमें उन्होंने कहा कंटेन करना बहुत ज़रूरी है सोवियत यूनियन को, और सोवियत यूनियन को कंटेन करना ज़रूरी है। और साथ ही उनका ये कहना था कि सोवियत यूनियन को अगर कंटेन ना किया गया तो आगे जाके मसाइल खड़े हो जाएंगे सोवियत यूनियन के साथ। अच्छा, इससे पहले जो है वो 1946 में चर्चिल एक लफ्ज़ कॉइन कर चुके थे अपनी एक स्पीच में, और वो था आयरन कर्टन, जो बड़े मशहूर अल्फाज हैं ना पुराने। और जो एक बड़े बिलियनर, जो कि वुडो विल्सन से लेके और फिर ट्रूमैन तक जितने सदूर आए उनके बड़े करीब रहे, उन्होंने एक तकरीर में एक नया लफ्ज़ कॉइन किया उस वक्त, और वो लफ्ज़ था, उन्होंने तकरीर की 16 अप्रैल 1947, और उन्होंने कहा कि लेट अस नॉट बी डिसीव्ड, वी आर टुडे इन मिड्स ऑफ अ कोल्ड वॉर। पहली दफ़ा ये बर्नार्ड बुश ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, द कोल्ड वॉर, सर्द जंग। और फिर वॉल्टर लिपनमैन ने ये अल्फाज शाये किए, वो साफ़ी थे। अच्छा, अब थोड़े दिनों के बाद वो झगड़ा जो है वो बढ़ गया आगे। मैंने आपसे बताया ना कि ये जो है, अगर हम ये 18 स्लाइड हम देखें तो ये 4 हिस्सों में तकसीम है जर्मनी। 18 स्लाइड अगर हम देखें, 4 हिस्सों में तकसीम है। एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ बरतानिया है, एक तरफ जर्मनी है, सॉरी जर्मनी के तो टोटे हैं, सॉरी माजरत, 4 हिस्सों में डिवाइड है ना, तो 4 फतहमंद कुव्वतों ने जर्मनी को तोड़ दिया और 4 हिस्से ले लिए। अच्छा, एक है जना फ्रांस के पास, एक है बरतानिया के पास, एक है अमेरिकन के पास, और एक है सोवियत यूनियन के पास। और जो बर्लिन है वो थोड़ा सा उधर है और थोड़ा सा इधर है, यानी बर्लिन जो है वो भी तकसीम हो गया है दोनों, वो भी 4 हिस्सों में तकसीम है, वो भी जो बर्लिन शहर है। और उसका मशरिकी हिस्सा जो है वो वही सोवियत यूनियन, मगरबी हिस्सा वो 4, बाकी जो इत्तेहादी हैं सारे, ठीक है, शुमाल मगरबी जर्मनी। अब इसको देखें तो नक्शे में हम इसको कर सकते हैं कि 4 हिस्से कौन से हैं 4 इत्तेहादियों में। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ अर्से के बाद फटा हुआ तो जिसको हम कहते हैं तारीख में बर्लिन ब्लॉकेड,
ठीक है ना, मतलब सोवियत यूनियन ने पाबंदी आयद कर दी। 1 साल तक वो तकरीबन पाबंदी रही, 24 जून 1948 से लेके और 26 जून 1949 तक, 12 मई 1949 तक। और वो ये हुआ कि दूसरे इलाके तक जाने के लिए वो एयरलिफ्ट, बर्लिन एयरलिफ्ट जिसको कहा जाता है तारीख में, यानी इतना शदीद झगड़ा हो गया इत्तेहादियों के दरमियान। जंग खत्म होते ही इत्तेहादियों के दरमियान झगड़ा हो गया। ये आयरन कर्टन, जॉर्ज कैनन की थ्योरी, पूरे ज़बरदस्त वो, यानी ये कोल्ड वॉर की टर्मिनोलॉजी, नेटो बन रहा है 49 में, ठीक है ना, ये सारा कुछ जो है ये जंग खत्म होते ही फटा। अच्छा, और उसके बाद जो है वो जब इन्होंने चर्चिल ने जब स्पीच की, द फेमस स्पीच, तो 12th जो है ना, इन्होंने अगर हम 12th स्लाइड उस ज़माने के अखबारों की देखें तो बड़ा लुत्फ़ आता है। 12th स्लाइड, चर्चिल जो हैं आस्क एंग्लो यूएस यूनियन, ये मतलब अब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, सोवियत यूनियन अब इत्तेहादी नहीं, नो मोर, ठीक है ना, अब सर जंग, ये नया लफ्ज़ कॉइन हुआ है, लेकिन नया नया लफ्ज़ है, बड़ा ज़बरदस्त, लोगों को पसंद आ रहा है, बड़ा होता है ना, बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है जनाब, ये बर्नर्ड साहब लेकर आए हैं। चर्चिल वॉर्न्स 11th ऑन रशियाज एक्सपेंशन, ठीक है ना, रेड पावर और ये वो सारा बड़ा एक नया जोशो खरोश लोगों में पैदा हो रहा है जनाब। और उसके साथ ही जो है ये फटा पड़ा। और उसके बाद ये 16वीं स्लाइड हम देखें ना, तो ये बर्लिन एयरलिफ्ट है उस दौर का, यानी एक हिस्सा जो है 16 एक पूरा हिस्सा, चारों अलाइज आपस में लड़ गए हैं, और चारों अलाइज आपस में लड़ गए हैं, और उनके लड़ने के नतीजे में ये ऑपरेशन विटलिस बर्नल एयरलिफ्ट हो रहा है कि वहाँ तक जा नहीं पाएंगे, तो ऊपर से जो दरमियान का इलाका है वहाँ तक जाने के लिए जहाज़ों के थ्रू जाएंगे, ज़मीनी रास्ते ब्लॉक हो गए हैं सारे, ठीक है। ये जनाब ये फटा पड़ गया है, ज़मीन से रशिया जाने, सोवियत यूनियन जाने नहीं दे रहा कि ज़मीन से जाएगा नहीं कोई। 1 साल के बाद ब्लॉकेट ख़त्म होता है, और उसके बाद ये होता है कि लोग मशरिकी जर्मनी से हिजरत शुरू कर देते हैं मगरबी जर्मनी की तरफ, कि भाई उधर सोवियत इलाका है, ये इलाका है, तो कहते हैं उधर जाएं उधर। सोवियत यूनियन कहता है कि ये तो मामला गड़बड़ है। तो 13-14 अगस्त 1960 गालिबन 61, उसकी रात को अचानक जनाब पता चलता है कि एक 1961 में 61 एक बाढ़ लग गई है। वो पूरा इलाका जो है, जो कि सोवियत यूनियन के पास था, वहाँ पे एक रातों रात एक बाढ़ लगा दी है सोवियत यूनियन ने, कि यहाँ से कोई लोग हिजरत नहीं करेंगे, ठीक है। और वो जो बाढ़ है, फिर उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद तो हिजरत, और बिल्कुल सोवियत फौज खड़ी हो गई है इधर, क्या हो गया, अभी बाढ़ लग गई। उन्होंने कहा हमारे इलाके से इधर नहीं, ये जिसको देखो मुँह उठा के जा रहा है उधर, जिसको देखो इधर आ रहा है, इधर बाढ़ लगा दी बीच में खारदार। यानी 50 की दहाई में ये होता रहा ना सारा। ये 61 की बात कर रहा हूँ, अगस्त 61 रात को उन्होंने पूरी बाढ़ लगा के बंद किया। उसके बाद उन्होंने कहा ये पूरी जो बाढ़ लगी हुई है ना, इसका यानी ये जो 155 किलोमीटर लंबा इलाका है, कुछ तो बर्लिन से गुजर रहा है और कुछ जो है वो बाकी जर्मनी से गुजर रहा है, तो इसको पक्का करो, यानी यहाँ पे कंक्रीट लगाओ, जिसे कहते हैं तारीख में बर्लिन वॉल, दीवार बर्लिन, ठीक है। ये 10 साल का वक्फा है बीच में, यानी 49 से लेके 61 में बाढ़ लगने तक ये 10-12 साल का वक्फा है। बल्कि अगर 46 से शुरू करें या 47 से शुरू करें, जब वो जॉर्ज कैनन लॉन्ग टेलीग्राम भेज रहे, तो ये सारा, और ये फिर दीवार बर्लिन जो है ये गिरती है, ठीक है, और इसको तोड़ा जाता है। और ये वही दिन है जब तोड़ा जाता है, तो फिर उस दिन जो है वो KGB के ऑफिसर प्यूटिन वहाँ पे इंश्योर कराते हैं कि यहाँ से दीवार जो लोग तोड़ के इस तरफ आ रहे हैं, दीवार बर्लिन, और कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है, ठीक है। 9 नवंबर 1989, तो वो इंश्योर कर रहे हैं इस बात को कि ये जो है ये कोई पेपर्स पीछे ना रह जाएं। KGB ऑफिसर जो हैं वो प्यूटिन, व्लादिमीर प्यूटिन। अच्छा, अब जो है ये सवाल ये है, तो उसके बाद जनाब एक
दुनिया में खुशी की लहर दौड़ जाती है 90 की दिहाई में, और वो फिर जो हुआ वो हमारे सामने है सारा। कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई और जनाब विक्ट्री, विजडम, पता नहीं क्या छा गए हैं, और ये वो मतलब बहुत उस ज़माने को भी देखें आप अगर न्यूज़पेपर्स को, तो आपको लगेगा कि बस ये एंड ऑफ हिस्ट्री। अब जनाब एक सवाल ये है कि ये जो हम कहते हैं ना सर जंग 2.0 चाइना के साथ, ठीक है, और ये सर जंग 1.0 जो थी वो सोवियत यूनियन के साथ थी। सवाल ये है कि क्या वो सर जंग, यानी मैं खुद ये बात कर रहा हूँ, इसको एक ना फूड फॉर थॉट, क्या वो सर जंग कभी ख़त्म हुई थी? क्या वो सर जंग जो है, क्या वो दीवारें बर्लिन गिरने से ख़त्म हो गई थी? या वो जब पुतिन ने कहा कि मैं नेटो में आना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा आप नहीं आएंगे, और फिर उसके बाद फिर 2000 की दिहाई और फिर बहुत सारे मुल्क साथ शामिल होते जा रहे हैं, नेटो बढ़ता जा रहा है। नेटो 12 मुल्कों ने बनाया था, 12 मुल्क थे, अब उसमें 32 मुल्क हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये सर जंग जो है ये कभी ख़त्म हुई थी? क्योंकि अब वही सर जंग जो है, वही कोल्ड वॉर एक हॉट वॉर है। वही जो कोल्ड वॉर है वो एक हॉट वॉर है। इसका मतलब है कि कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि वो थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी, यानी कोल्ड से फ्रीज हो गई थी, और फ्रीज से वो एकदम बॉयल हुई 2008 में जब जॉर्जिया हुआ, या यूक्रेन हुआ, या अब दोबारा यूक्रेन, और ये सारे मामला चल रहे हैं दुनिया में, ठीक है ना। यानी कोल्ड से फ्रीज हो गई होगी ना, दोबारा आई है, मतलब क्या वो ख़त्म हो गई थी या नहीं ख़त्म हुई, ठीक है ना। क्योंकि हम ये हमारा ये ख्याल है कि शायद वो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी फिर दोबारा फटना शुरू, ऐसा नहीं है। तारीख में जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह रहते हैं, ठीक है ना। वही कोल्ड वॉर, शायद जो मेरा ख्याल है, वही कोल्ड वॉर फ्रीज हुई और फिर वही हॉट वॉर बन के इस तरह सामने आई कि जो नायब वजीर खारजा हैं रशिया के, वो कह रहे हैं, आज उन्होंने कहा है कि हम अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करेंगे। और उसमें 2020 में जो प्रेसिडेंट पुतिन ने लिखा था कि जी अगर कोई हमारे ऊपर हमला करेगा या हमें ख़तरात होंगे, ये होंगे, तो उस सूरत में हम न्यूक्लियर अपने यूज़ करेंगे, टैक्टिकल वेपन्स, वरना उसको हम रिव्यू कर रहे हैं पॉलिसी पूरी। ये बात जो है उन्होंने तास 27 स्लाइड देखे। अच्छा, अब इसमें जो है सवाल यही है जो मैंने पहले बात की कि क्या ये जंग कभी ख़त्म हुई थी या ये जंग ख़त्म ही नहीं हुई। 49 में 12 मुल्क थे जिन्होंने नेटो बनाया, और वही कोल्ड वॉर, और उसके बाद, और 9 नवंबर 89 को जो है जब ये गिरी है, यानी जब ये दीवार गिरी है, तो उस वक्त इसमें 16 मुल्क थे, 16। तो दीवारें बर्लिन गिरने के बाद 16 से 32 हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कोल्ड वॉर कभी ख़त्म नहीं हुई। वो जो इश्यूज हैं आज, अगर आप ये कहें कि जी यानी आप देखें ना कि आपके सामने हिस्ट्री है ना पूरी, कि वो क्या वो ख़त्म हो गई थी, या वो बीच में कुछ साल चेचनिया की जंग हो गई, वो रशिया उधर चला गया, अच्छा जी टेररिस्ट ग्रुप्स आ गए, अच्छा ये हो गया, वो सारा वो चलता रहा सिलसिला, फिर पुतिन दोबारा बाउंस बैक किया, उन्होंने उधर इंगेज किया हुआ है, F-16 गिर गया सारा, अब वो क्या कैसे करना है, क्या करना है पूरा। और इसी दौरान 2 स्कूप्स, आज वक्फे में जाने से पहले 2 बड़े स्कूप्स, एक तो पीटर बर्गन हमारे बड़े ज़बरदस्त कोलीग रहे हैं, बड़ी उनसे ज़ाहिर है ये 9/11 के बाद तो बहुत ज़्यादा, इन्होंने 1997 में पीटर बर्गन ने उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया था, CNN पे नशर हुआ था, ठीक है। और उसके बाद इनकी बहुत सारी किताबें इनकी जो हैं एरिज़ोना यूनिवर्सिटी में आजकल वाले में। तो एक तो उन्होंने CNN पे आज इंटरव्यू हुआ है, और वो जो मैं कह रहा हूँ 2 कोलीग्स ने ओल्ड गार्ड्स, हम भी अब ओल्ड गार्ड्स में शुमार होते हैं, कौन हमें, नौजवानों की दुनिया है, तो ये ओल्ड गार्ड हैं पीटर बर्गन। तो CNN में इन्होंने आज एक इंटरव्यू किया है, और वो जो इंटरव्यू है वो अहमद मसूद का है,
अहमद शाह मसूद के साहबजादे का, क्योंकि जो कल का जो दिन गुजरा है 30 अगस्त 2024 को 3 साल पहले आखिरी जहाज अमेरिकन का विड्रॉल हुआ था अफगानिस्तान से, 3 साल पहले। और फिर ये पंशेर वैली में चले गए थे, क्योंकि अहमद शाह मसूद जो है इनके वालिद, उनका ताल्लुक पंशेर वैली से था। वहां जाके फिर इन्होंने कहा था कि हम वहां पे अपना इक़्तिदार कायम करेंगे और वहां पे हम रहेंगे। तो और उससे पहले इन्होंने एक रेजिस्टेंस ग्रुप कायम कर लिया था, ठीक है। अगर मैं उस दौर का वॉशिंगटन पोस्ट दिखाऊं 21 स्लाइड, तो इन्होंने कहा था कि हमने एक मुजाहिदीन का ग्रुप बना लिए, वो माजी की तरह जो है वो जो तालिबान से लड़ेगा। 21 स्लाइड, बट वी नीड हेल्प, इन्होंने ये अमेरिका में बात की थी 18 अगस्त को। 15 अगस्त को काबुल गिर गया था, काबुल चला गया था तालिबान के पास। 18 को इन्होंने ये कहा था कि हमें बाहर की दुनिया की मदद चाहिए। और फिर 22 को इन्हीं का जो मजमून है ये गार्डियन में छपा था, 22 अगस्त 2021, 3 साल पहले, कि अफगान सिविल वॉर अनअवॉइडेबल अगर तालिबान हमसे बातचीत नहीं करते। और फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने ये कहा था कि पंशेर वैली में जाएंगे, रेजिस्ट करेंगे। लेकिन 23वीं स्लाइड अगर हम देखें तो पंशेर वैली जो है वो भी 5 या 6 तारीख को, 6 सितंबर 2021 को वो तालिबान के पास चली गई। अब ये और इनके दोस्त थे वहाँ पे पंशेर वैली में, और एक ये थे और एक इनके साथ अमरुल्लाह सालेह थे जी। इन्होंने वहाँ से फिर ये कहा कि हम महफूज हैं और पंशेर वैली नहीं गई है। द इंडिया टुडे को इन्होंने एक्सक्लूसिव 24 स्लाइड, अहमद मसूद एंड सालेह सेफ, 24 स्लाइड हम दिखाएं। उसके बाद इन्होंने कहा कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो पंशेर नहीं गिरा, और मैं और अहमद मसूद और जो वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह मौजूद हैं। अब जो पीटर बर्गन है जी, वो जो हैं उनका जो स्कूप है आज का वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कह रहे हैं कि अमेरिका में कि जी हमें जो है वो तालिबान के अगेंस्ट, और ये पूरा इनका इंटरव्यू वीकेंड है तो जाहिर है कि CNN पे काफ़ी अच्छा है भी पीटर बर्गन, ठीक है, जो 7-8 किताबें लिखी हुई हैं और बड़ा। और दूसरा जो स्कूप है जो उससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, और वो भी लिंक करता है इस पूरे सिनेरियो को, वो है क्रिस्टीना लैंग जी। ब्रेक के संडे टाइम नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि सितंबर में महंगाई की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई जो है खुश आइंद है। बिल्कुल खुश आइंद है जी। पीटर बर्गन जो है जी, अच्छा पहला तो स्कूप है पीटर बर्गन। अच्छा स्कूप मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो पीटर बर्गन है, ये एक मतलब है कि द होली वॉर इनकॉर्पोरेटेड से लेके उसामा बिन लादेन 97 का इंटरव्यू, फिर उसके बाद यानी इस पूरे रीजन को वो बखूबी जानते हैं। और ये कि उसामा बिन लादेन के ऊपर फिर मैन हंट किताब इनकी आई, वो एक बड़े ज़बरदस्त ऑथर भी हैं, टीचर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। और उसामा बिन लादेन आई नो, ठीक है। फिर ये मशहूर किताबें, जहाँ पर भी दुकानों पे जाएं तो ये किताबें आपको ज़रूर नज़र आएंगी। पर ये इनकी जो किताबें द लॉन्गेस्ट वॉर और ये सारी। पीटर बर्गन का जो इंटरव्यू है CNN में, वो पीटर बर्गन ये अहमद मसूद, अब ये कितना दुरुस्त है कितना हटके उससे हटके उससे कहता है नज़र। एक तो ये पीटर बर्गन ने इंटरव्यू किया है, ये तो एक इम्पोर्टेंस है। दूसरे वो जो बात कर रहे हैं अब ये ठीक है गलत है जो भी, 35 साल के हैं अहमद शाह मसूद के जो साहबजादे हैं, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट इन्होंने बनाया था। और ये जो मिलिट्री एकेडमी है बरतानिया की और बाकी जगहों पे, वहाँ से ये ट्रेनिंग भी इन्होंने ली हुई है। तो ये जो है ये और ताजिक हैं, तो उसमें इनसे ये कहते हैं कि जी उनसे पूछा पीटर ने कि किन इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल एक्टिव हैं नॉर्दर्न अलायंस में और ये वो सारा वहाँ पे। और फिर वो कहते हैं, अगर इस इंटरव्यू को हम आगे थोड़ा सा देखें तो उसमें फिर वो कहते हैं कि हम वहाँ पे काफ़ी इस वक्त एक्टिव होने जा रहे हैं। अब ये CNN पे चल रहा है इंटरव्यू। ये ज़हन में रखें, पहले सोवियत यूनियन के साथ था शुमाली इत्तेहाद, फिर अमेरिका के साथ चला गया जब और
ठीक है ना। वो कहते हैं 20 प्रोविंसेस में 3 साल के दौरान हमारा नेटवर्क बड़ा हो गया है, 34 टोटल प्रोविंसेस हैं, और आने वाले अरसे में हम जो ऑपरेशन अपना तेज़ करेंगे। अच्छा, अब इससे कतई नज़र के कितने इलाके में ये हैं, कितने इलाकों में नहीं है, लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ये अहमद मसूद एक्टिव हैं, CNN पे हैं और पीटर बर्गन के साथ। एक बात तो ये होगी। तो वो तमाम लोग जो तालिबान से हटके थे वो अपनी अपनी जगहों पे मौजूद हैं, वो कहीं वेल प्लेस्ड हैं सारे। अब रशीद दोस्तम कहीं होंगे, कहीं अमरुल्लाह साले होंगे, बाकी लोगों वो सारे मौजूद हैं। अहमद मसूद इधर आ गए, सारी शख्सियात मौजूद हैं। मैंने आपसे कहा ना कि ये पूरी इस रीजन को आप अगर देखेंगे तो आप इसको वर्ल्ड वॉर के बाद से पहले, आगे, पीछे, पहली वर्ल्ड वॉर, दूसरी वर्ल्ड वॉर, क्या कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी, क्या सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था, क्या नहीं हुआ था, मुजाहिदीन के ग्रुप कैसे, फिर तालिबान कैसे बने, फिर रीजन में क्या हो रहा है, तो ये पूरी ये कनेक्ट करें। दूसरा, क्रिस्टीना लैम्ब ने संडे टाइम्स में आज स्कूप किया बड़ा। क्रिस्टीना लैम्ब भी बड़ी पुरानी कलीग है। उन्होंने जो है वो मरवान बरगूती का इंटरव्यू किया, जो कि जेल में इसराइल की, संडे टाइम्स के लिए। और मरवान बरगूती का जो उन्होंने इंटरव्यू किया है, तो ये वो मरवान बरगूती हैं जिनके लिए यानी जो सबसे मकबूल लीडर शुमार होते हैं, और उनका ये कहना है कि उनका फेट क्या हो। उन्होंने कहा कि मुझे इसराइल मार देगा जेल में। तो क्रिस्टीना लैम्ब को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो ये कहते हैं कि इसराइल मार देगा, न्यू मंडेला और टेररिस्ट। तो ये क्रिस्टीना लैम्ब का आज इंटरव्यू है संडे टाइम्स में, और वो ये कहते हैं कि भाई ये फेट डिसाइड करेगा कि गज़ा वॉर में क्या होना है। उन्होंने कहा इसराइल मार देगा, ठीक है। उनके बेटे ने बात की है और वो जो है उनके बिहाफ पे ये इंटरव्यू हुआ है पूरा। अच्छा, अब इशू ये है कि ये उस वक्त हुआ है सारा जब 6 लोगों की जो यरगमाली थे, जो कि हमास के पास थे, उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो मिली हैं रफ़ा के इलाके में एक सुरंग से। उनमें एक अमेरिकन नेशनल भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं। ये वो लोग जो हमास की कस्टडी में थे, वो उनकी बॉडीज़ मिली हैं। हमास के लोगों ने कहा है कि ये जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं और हमारे लोग मर रहे हैं और ये वो सारे, तो उसमें, लेकिन वो बॉडीज़ जो है वो इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो लेकर आ गई हैं। उसके नतीजे में तल अवीव में और पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए हैं कि आज बहुत बड़े मुजाहरे हैं वहाँ पे कि ये डील क्यों नहीं की और बाकी लोगों को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है और क्यों। और जो नेतन्याहू हैं उन्होंने तकरीर की है टीवी पे कि भाई ये यानी किसी और, मैंने आपसे कहा ना कि ये जो जंगें हैं ये किसी और जगहों पे जा रही हैं। कश्मीर का मसला क्या हल हो गया है? बस एक होता है, मैंने आपसे कहा ना, एक होता है कोल्ड फ्रीज, जब तक वो सॉल्व नहीं होता ना, जब तक मतलब जब तक मामला हल नहीं होता वो अपनी जगह रहता है। अभी वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन है, बीजेपी या फारूक अब्दुल्ला या जो महबूबा मुफ्ती, वो सितंबर के एंड में और 1 अक्टूबर तक शायद 2-3 उनके फेजेज़ हैं। अब उसमें क्या होता है वैली में, क्या नहीं होता, क्या उससे कश्मीर का मामला हल हो जाएगा? क्या ये यूक्रेन, क्या ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी? क्या ये फ़लस्तीन के मामला ख़त्म हो जाएंगे चाहे वहाँ पे जेनोसाइड बढ़ता जाए? क्योंकि उसकी क्या वजह है? एक तो ये वजह है कि ये गमो गुस्सा जो हो रहा है, लेकिन इसी देखें ये जो डायलॉग हुआ था ना, जो डायलॉग इजिप्ट में हो रहा है, इस डायलॉग में जो लोग थे वो कौन कौन से लोग, कौन कौन सी शख्सियात थी? इसराइल, मोसाद के सरबराह, शिनबेत के सरबराह, कतर, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट, और उसमें जो अमेरिका, ऐसे ही है। लेकिन पिछले चंद रोज से इसराइल के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, नेतन्याहू के मिलिट्री सेक्रेटरी। नेतन्याहू के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वो ब्रिगेडियर जनरल रोमन गॉफमैन, ये इसराइल में नहीं है। अब देखें ना, ये कहाँ है? सवाल ये है कि ये जो हैं, क्या ये आज शायद पहुंच गए दोपहर को वापस, मगर चंद दिनों से इसराइल में नहीं थे। तो सवाल ये है कि क्या ये अमेरिका में हैं,
क्या ये कतर में है, क्या ये इजिप्ट में है, यही मुल्क है ना जहाँ डायलॉग हो रहा है, या यूरोप के किसी मुल्क में है, या कोई और पड़ोस का मुल्क है जो मामला तय कर रहे हैं, इजिप्ट, जॉर्डन, अरब, जहाँ पर भी नहीं। इनको मॉस्को ने समन किया हुआ था, मॉस्को ने, ये मॉस्को में थे और ये प्रेसिडेंट पुतिन की टीम को या उनको खुद ब्रीफ कर रहे थे कि गजा टॉक्स में कहां पे मसला है। ये बात मैंने पहले कही थी कि इसमें चाइना और रशिया मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद हैं और ज़ेलेंस्की जो है अब यहां से एक लॉन्ग टेलीग्राम भेज रहा है जॉर्ज कैनन की तरह के अभी जंग खत्म नहीं हुआ, अभी ये पड़ा है। वो जैसे जॉर्ज कैनन ने उसको बताया था ना कोल्ड वॉर। मैं एक बात की तस्दीक कर दूं कि इसमें जो है ना वो गड़बड़ ना हो जाए कि ये जो लिखा था ना लफ्ज़, कहा तो बर्नार्ड ने कहा, बर्नार्ड बैरुख ने, लेकिन जो पहली दफ़ा राइटिंग में आया है ना, ये लिखा गया है, तो वो वॉल्टर लिपमैन, जो 10 स्लाइड, वॉल्टर लिपमैन ने सबसे पहले ये लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल किया था राइटिंग में। और वॉल्टर लिपमैन जो है एक ज़बरदस्त सहाफ़ी थे, वो तो बिलियनर था ना। ये जो बर्नार्ड बैरुख, ये तो बिलियनर था ना, ये तो उनके बहुत ही, ये तो मैंने कहा ना हर सदर का जो है वो ट्रूमन तक ये एडवाइज़र और मुशीर और सारा इसने, लेकिन लफ्ज़ चर्चिल ने कॉइन किया था, आयरन कर्टन, इसने कोल्ड वॉर कहा था, लिखा उसने था। जॉर्ज कैनन ने लॉन्ग टेलीग्राम लिख के बताया था कि ये दोस्त नहीं है, आगे फटा पड़ने वाला, वो फटा पड़ गया थोड़े दिनों में, बर्लिन ब्लॉकेड हो गया, दीवार बन गई, ये सारा हुआ वो है। अच्छा 2005 अमेरिका सुकून से है, अभी 9/11 को 2-3 साल हुए हैं, इराक पे हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है, सारा हो रहा है। वो कह रहा है पुतिन क्या करेगा, ख़त्म होते पुतिन एक इंटरव्यू दे रहे हैं और वो इंटरव्यू पुतिन जो है वो दे रहे हैं NBC को 2005 में, 2005 5th स्लाइड। और अमेरिकन्स कह रहे हैं कि ये कहाँ से, क्या ठीक है ना, कोई मसला ही नहीं है, तुम्हारा दोस्त हैं, चाइना भी ख़त्म हो गया, रशिया भी ख़त्म। और पुतिन ये नहीं, ये तो डेविड फ्रॉस्ट का इंटरव्यू था। दूसरा जो है हम दिखा देते हैं, 5th स्लाइड अगर हमारे पास तैयार हो, NBC, तो उसमें जो है वो इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं सोवियत कोलैप्स, सोवियत यूनियन का जो टूटना है, वो अपने जो उनकी जो स्टेट ऑफ नेशन स्पीच थी, वो कहते हैं कि ये ग्रेटेस्ट जियो पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी है ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, इसको ये इंटरव्यू NBC न्यूज़ को दे रहे हैं और मेरे कह रहे हैं क्या फजूल बात। वो 2005 में इधर रौला पड़ा हुआ ना, मशरिक वस्ता में इन्वॉल्व है, वॉर ऑन टेरर, ये वो। पुतिन वहाँ पे कहे नहीं, पुतिन आगे प्लान कर रहे हैं कि सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है वो सोवियत यूनियन का कोलैप्स होना है। वो ये कह रहे हैं कि पुतिन जो है वो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, पुतिन को नेटो में ले आओ, नहीं थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, नहीं जो जॉर्जिया, ये मुल्क सारे लेकर आ रहे हैं, ये ओल्ड यूरोप, न्यू यूरोप, रम्सफील्ड लगे हुए हैं, तकरीरें हो रही हैं सारी आगे पीछे दाएं बाएं। इशू ये है कि ये मामला सारे चलते हैं। ये अगर ये जो कत्लेआम हो रहा है, जाहिरियत हो रही है इस वक्त गजा में, मैंने आपसे कहा ना कि वो ब्रिगेडियर जनरल को उन्होंने समन किया हुआ, वो अभी वापस पहुंचे इसराइल और नेतन्याहू को बताएंगे कि मॉस्को क्या कह रहा है और अमेरिका को बताएंगे मॉस्को क्या कह रहा है। ठीक है, तो बात ये सारी, चाइना का क्या स्टांस है। चाइना ने सारे ग्रुप्स को बुलाया था, मगरबी किनारा, ये सारा वहाँ पर इसराइल ने अटैक कर दिए। हाउ विल दे रिस्पॉन्ड, कैसे होगा, खलीफा हफ्तार, यहूतीज़ आगे पीछे, ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो डेवलप हो रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी जा रही है इस पूरे खत्ते में। क्या अमेरिकन दोबारा सपोर्ट करने जा रहे हैं उन पावर्स को जो तालिबान के अगेंस्ट थी और अभी बाहर मौजूद हैं सारे? क्या फिर कोई बड़ा फटा पड़ने वाला है? क्या यहाँ पर जो है वो बांग्लादेश में स्टेबिलिटी आ रही है? डॉक्टर यूनुस शायद जा रहे हैं वहाँ पे न्यूयॉर्क। अच्छा, जाहिर है कि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल इशू थोड़ा सा, राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं, राहुल गांधी भी अमेरिका जा रहे हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से पहले वो अमेरिका का शायद दौरा करेंगे। ये बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो इलेक्शन हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो
उसमें महबूबा मुफ्ती जो है वो अलग हो गई हैं, एक पार्टी उनकी अलग है, बीजेपी के टिकट्स का फड्डा पड़ा हुआ है वो। लेकिन इशू ये है कि क्या स्टेबिलिटी, इलेक्शन हमारे यहाँ हुआ है कि स्टेबिलिटी आएगी, क्या स्टेबिलिटी आती है नहीं आती, ये सवाल है। क्या कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में स्टेबिलिटी आती है? क्या बांग्लादेश स्टेबलाइज होता है? क्या इंडिया उस शोरिश पे काबू पाता है जो उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स, क्या हम जो उधर और म्यांमार और सारे वहाँ पे, क्या हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं? हमारी बलूचिस्तान पॉलिसी क्या होगी, अफगान पॉलिसी लॉन्ग टर्म क्या होगी, कश्मीर पॉलिसी, ये पॉलिसी स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाने के दिन हैं। जब रियासतें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाती हैं उसी पर फिर वो चलना होता है बड़े अरसे तक। ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना, रशिया, ब्रिक्स, आगे पीछे, SCO, ये वो। अब उसमें सारा आप देखें चेस बोर्ड, और उसके बाद हम ये सोचें कि वो उन्होंने कहा है कि जी मूडीज़ की रेटिंग ऊपर नीचे हो गई है, तो उसमें जो है वो, अब मैं इसमें क्या कहूँ, इसको मेरे ख्याल से दूसरे हमारे जो अहबाब इस पर तज़िया दे रहे हैं मुल्क की मईशत पे, ये उन पे छोड़ते हैं बात। और हम फ़िलहाल ये लॉन्ग टेलीग्राम एक दोबारा पढ़ते हैं बैठ के, जो जॉर्ज कैनन ने लिखा था, और जो है वो देखते हैं कि ये जंगें, पॉइंट आज का सिर्फ ये था कि क्या कोल्ड वॉर कभी ख़त्म हुई थी? मेरा ख्याल है कि ख़त्म नहीं हुई थी कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर हॉट वॉर में तब्दील हो गई। वो 2005 में तो वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी कैटास्ट्रॉफी हुई है जियोपॉलिटिकल, और ये जो इसी तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो तनाज़ात हैं ठंडे हो जाते हैं, फिर गर्म होते हैं, फिर ठंडे हो, जब तक इनको हल नहीं कर लिया जाता एमिकेबली। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगेबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।